नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। तो 18 दिसंबर और 8 जनवरी के लिए आप कमर कस चुके होंगे 60 डे ट्रिप कोर्स में दोस्तों। आज ये हमारा एपिसोड नंबर 15वां है। ठीक है दोस्तों, पर डे आज से फिर से दो दो लेक्चर आप लोगों को बारी बारी की तरह से रूटीन में मिलेगी, जैसे पहले मिल रही थी दोस्तों। क्योंकि थोड़ा-सा ये दीपावली की छुट्टी होने की वजह से हम लेक्चर नहीं दे पाए थे। तो पहले ही हम पॉलिटिकल और आपका उत्तराखंड का इतिहास और साथ में भारतीय इतिहास पार्ट 1 को समाप्त कर चुके हैं। आइए मध्यकालीन इतिहास का मैं पहले ही एक एपिसोड करा चुका हूँ। एपिसोड नंबर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये सेकंड एपिसोड है। तो दिल्ली सल्तनत, तो थोड़ा बहुत मैंने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया था आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में। यहाँ से 1 नंबर मान के चलिए, कन्फर्म कन्फर्म मान के चलना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, और पहले एक बार बता देता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों, मैं टेलीग्राम पे नोट्स भेज देता हूं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पूरा टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक, ठीक है दोस्तों। टोटल 5 वंश ने यहाँ पर सिंहासन पर राज किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये ट्रिप कोर्स से फटाफट चलेंगे। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290, खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। आपका टोटल ये टाइम पीरियड रहता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वंशों का। तो सबसे पहला वंश हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक ये गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट शासकों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला शासक हम पढ़ेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। तीसरा रजिया सुल्तान। चौथा गयासुद्दीन बलबन और पांचवा कैमुर। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, और यहीं से आप लोगों को सवाल भी आना है, यहीं से आप लोगों के लिए सवाल बनेगा दोस्तों। तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, 1206 से 1210 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था, तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ भारत का सिंहासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कि जनजाति का था ये कुतुबुद्दीन ऐबक? तुर्क जनजाति का था। ठीक है दोस्तों। तो इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ होता था? तुर्किस्तान में हुआ था, याद रखेंगे आप। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा ऐबक की उपाधियों पर: लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां। इनकी उपाधि ये है: लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां। ठीक है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ दोस्तों चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। तो कई बार सवाल बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कई बार यह सवाल बना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में गौरी ऐबक की प्रतिभा देखकर, क्योंकि मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में काम किया इन्होंने, तो गौरी ने इसके ऐबक की प्रतिभा को देख करके अपने जो विभाग होता है, तो उसमें एक अधिकारी का पोस्ट दिया, अमीर आखुर पोस्ट या अधिकारी बनाया। अमीर आखुर अधिकारी किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गौरी ने बनाया, आप याद रखेंगे। तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास थे। तो मोहम्मद गौरी के कितने दास थे? 3: ताजुद्दीन यलदूज, नासरुद्दीन कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के कितने दास थे? 3: ताजुद्दीन यलदूज, नासरुद्दीन कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ऐबक की कुछ उपाधियां थी, तो याद रखेंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां: भारत में तुर्क राज्य की नींव डालने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का अर्थ था दोस्तों लाखों का दान देने वाला, ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला, इसलिए इसको पील बख्श कहा गया है। ठीक है दोस्तों। 1195 और 99 में कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनाई दिल्ली में। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। और किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1195 से लेकर के 1199 के बीच में इसका निर्माण कार्य चला। साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया इन्होंने।
और 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पर बनाया उस जगह का नाम है अजमेर राजस्थान में। और जिस जगह पर बनाया अजमेर राजस्थान में बनाया। और आपको याद रखना है कि इन्होंने 27 जैन मंदिरों को ध्वंस करके वहाँ पर बनाया। तो 27 जैन मंदिरों को नष्ट कर करके इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, आप याद रखेंगे। इसके बाद कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखना है कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था? ऐबक था। और ऐबक द्वारा 1191 में कुतुब मीनार की नींव रखा गया दोस्तों। और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने 1231 में। तो कई बार सवाल आता है कि कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था और इसे पूरा करने वाला इल्तुतमिश था और नींव रखने वाला ऐबक था और 1191 में। और आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार की निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 1231 में। ठीक है दोस्तों। इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद कुव्वत उस इस्लाम है। ठीक है दोस्तों, कुव्वत उस इस्लाम जो इस्लामिक पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद है दिल्ली में, याद रखेंगे आप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट शासक है दोस्तों इल्तुतमिश, क्योंकि ऐबक पर इतना ही पढ़ना है आपको। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से लेकर के 1236 तक। ठीक है, आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी इल्तुतमिश का भी, 1211 से लेकर के 1236 तक। ठीक है, उपाधि सबसे पहले आपको याद रखना है इल्तुतमिश का, ईश्वर की भूमिका का रक्षक और सुल्तानी आजम उपाधि से नवाजा गया इनको। ईश्वर की भूमिका का रक्षक और सुल्तानी आजम। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, तो याद रखेंगे, जबकि ऐबक ने लाहौर बनाई थी, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली बनाई थी, याद रखेंगे आप। दिल्ली सल्तनत का भले ही संस्थापक ऐबक रहा हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो अगर सवाल क्या आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। और जबकि आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन? ऐबक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और रणथंभौर और मंदौर का अभियान, रणथंभौर और मंदौर का अभियान कब कब किया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रणथंभौर अभियान जो राजस्थान में है, इन्होंने 1226 में अभियान किया और विजय पाए। तो याद रखना है आपको, रणथंभौर राजस्थान विजय अभियान कब किया? 1226 में। ठीक है दोस्तों। खोखरों के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान रहा था। तो इल्तुतमिश का किसके विरुद्ध अंतिम अभियान? खोखरों के विरुद्ध। और 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, खास करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक शासक वर्ग का गठन किया, जिसका नाम है दोस्तों चालीसा दल। या इस चालीसा दल को ही 40 सरदारों का एक गुट भी कहा जाता है, या 40 सरदारों का एक संगठन भी कहा जाता है। तो चालीसा सरदारों का एक गुट किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है दोस्तों, बलबन उसका सबसे खतरनाक इसमें चालीसा दल में सबसे आगे था, आपको याद रखने, जिसे तुर्कानी ए चहलगानी कहा गया। चालीसा दल को क्या कहा गया है? तुर्कानी ए चहलगामी भी कहा गया है, याद रखेंगे आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्कानी ए चहलगानी क्या था? चालीसा सरदारों का एक गुट था। भारत में एकता प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, भारत में एकता प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। अभी बताऊंगा एकता प्रणाली क्या थी। सेनाएं इसने दो भागों में बांटा, या सेनाएं दो तरीके से, घुड़सवार व पैदल। तो याद रखना है इल्तुतमिश की सेनाएं कितने भागों में विभाजित थी? दो, घुड़सवार व पैदल सैनिक ये रखा करते थे। इसके बाद आपको याद रखना है मुद्रा व्यवस्था, या मुद्रा किस प्रकार की? चांदी व तांबे का जीतल, चांदी व तांबे का जीतल, जिस पर शिव का नंदी रूप अंकित है। महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है यह कि इल्तुतमिश ने जो मुद्रा व्यवस्था है, जो मुद्रा छापी थी, उसमें किस भगवान की रूप या किस भगवान को अंकित किया गया, किस भगवान को प्रदर्शित किया गया? तो शिव का नंदी रूप। ठीक है दोस्तों। चांदी का टगा 175 ग्राम की होती थी। एकता व्यवस्था का अर्थ सेनाओं को धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में, मतलब आप जैसे बेसिकली सेनाओं को क्या मिलता था? तनख्वाह मिलता था। तनख्वाह के बदले
या तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना ही एकता व्यवस्था कहलाती है दोस्तों। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। एकता व्यवस्था का अर्थ क्या है? सेनाओं को धन के बदले, मतलब जो तनख्वाह होती थी उसके बदले भूमि प्रदान करना ही एकता व्यवस्था कहलाती थी। आप याद रखेंगे, 1231 में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनाया था इल्तुतमिश ने। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने। कब बनाया था? 1231 में। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, भारत में मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? मकबरा निर्मित करने का श्रेय जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अगर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, अगर आपके नोट्स अगर समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों। रजिया सुल्तान, इसके बाद इल्तुतमिश खत्म। रजिया सुल्तान, शॉर्ट नोट्स एकदम स्टिक नोट्स दोस्तों। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240। तो आपको क्या याद रखना? सबसे पहले रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक इनका टाइम पीरियड है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उपाधि, रजिया सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उमदते उल ए निस्वा। तो क्या याद रखना है? उमदते उल निस्वा आपको याद रखना है। इसके बाद का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गोल्डन पॉइंट लगा दीजिएगा। 3 स्टार 5 स्टार जितने स्टार होते हैं वो सब स्टार इसको दीजिए। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी दोस्तों। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत में प्रथम महिला जो दोस्तों रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद मृत्यु 25 दिसंबर 1240 को रजिया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। डिटेल से ज़्यादा नहीं जा सकता हूं क्योंकि ये 60 डे ट्रिप कोर्स है, एकदम शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट, काफी महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड। उपाधि कौन सी धारण की थी? उल्लुक खां। उपाधि कौन सी धारण की थी? उल्लुक खां। नासरुद्दीन मोहम्मद ने इसे प्रदान किया था उल्लुक खां। तो याद रखना है, गयासुद्दीन बलबन को उल्लुक खां की उपाधि किसने दी थी? नासरुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी। जिल्ला जिल्ले इल्लाही या जिल्ले इल्लाही, मतलब ये अपने आप को क्या कहता था? जिल्ले इलाही, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था ये अपने आप को। ठीक है दोस्तों। बलबन द्वारा दिल्ली में सिजता और पाबोस। तो याद रखना है आपको, किसने दिल्ली में सिजता और पाबोस नामक प्रथा चलाई या प्रथा चलाई? सिजदा मीन्स घुटने पर बैठकर सिर झुकाना होता था राजा के सामने या सुल्तान के सामने, जबकि पावोस सुल्तान का चरण चूमना होता था। ठीक है दोस्तों, पेट के बल। आपको याद रखना है, सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, पावोस सुल्तान का चरण चूमना, यही आपका सिजदा और पावोस होता था, जो दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन ने लागू किया था या प्रारंभ किया था। तुर्कानी चहलगानी का दमन किया। ठीक है, जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था उसका इसने क्या किया? दमन किया। तो आपको याद रखना है, तुर्कानी चहलगानी का दमन किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। प्रशासनिक सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां से देखिएगा। सर्वप्रथम बलबन ने ही सदैव तत्परता, मतलब स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी। जो सदैव तत्पर रहे, तो इसीलिए इन्होंने सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। साथ में आपको याद रखना है, दीवानी आरिज जिसे सेना मंत्री नियुक्त, तो याद रखना है दीवानी आरिज विभाग की नियुक्ति की। गुप्तचर विभाग, याद रखने वरीदे ए मुमालिक। तो याद रखने वरीदे मुमालिक क्या होते थे? गुप्तचर विभाग को वरीदे मुमालिक कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर विभाग को दिल्ली सल्तनत में क्या कहा गया है? वरीदे मुमालिक। दीवानी आरिज जो सेना मंत्री नियुक्त करते थे, तो आपको याद है दीवानी आरिज विभाग की जो विभाग को स्वीकृत किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। मृत्यु 1286 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश, क्या दोस्तों? खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद गुलाम वंश समाप्त हुआ। जो इंपॉर्टेंट शासक थे उसको मैंने पढ़ा दिया। अब खिलजी वंश में भी हम महत्वपूर्ण शासकों पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का टाइम पीरियड है। तो पहला ही पॉइंट आपको क्या याद रखना है? खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 से लेकर के 1320। गयासुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पहला शासक हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरे शासक पर हम जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे शासक पर जाएंगे हम मुबारक खिलजी। चौथे शासक पर जाएंगे नासिरुद्दीन शुरू शाह खिलजी। ठीक है दोस्तों। तो आइए, पहला याद रखना आपको
कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड है 1290 से लेकर के 1296 तक, ठीक है, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। उपाधि शाइस्ता खां। तो जलालुद्दीन फिरोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाइस्ता खां। और किसने प्रदान किया था, किसने दिया था? कैकुबात ने शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिया था, ठीक है। कैकुबात ने इसे सवाना पंजाब से बुलाकर सूबेदार आरिजे आरिजे ए मुवालकिल या मुताबिक, मुवालकिल होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आरिजे ए मुवालकिल सेना मंत्री बनाया था। तो आपको याद रखना है कि कैकुबात के समय पे जलालुद्दीन फिरोज शाह जो खिलजी है ये किस पद पर था? सूबेदार पद पर। इन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी थी, ये कुछ खास नहीं है। अमीर ए खुसरो इसके समकालीन था, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी, नेक्स्ट पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉइंट लगा दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले 1296 से लेकर के 1316 तक इनका टाइम पीरियड है। मूल नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरशप्पा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो गुरशप्पा, अली गुरशप्पा। उपाधि इन्होंने अपने आप को सिकंदर द्वितीय नाम से या सिकंदर द्वितीय उपाधि धारण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके 3 भाई थे, ठीक है, अल्मास बेग, कुतुबुल तगदीन मोहम्मद, ठीक है। तो अल्मास बेग ने उल्लुक खां की उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण है पहला नाम अल्मास बेग। तो दिल्ली सल्तनत में बलबन की उपाधि उल्लुक खां और अल्मास बेग को भी उल्लुक खां की उपाधि दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उल्लू पोर का है तो इसके लिए सॉरी। दिल्ली सल्तनत में बलबन की उपाधि उल्लुक खां और अल्मास बेग की उपाधि भी क्या थी दोस्तों? उल्लुक खां ही थी, याद रखेंगे आप। अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन राज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों इन्होंने शराब और भांग जैसे मादक द्रव्य पदार्थों का प्रयोग और जुआ खेलना ये सारे के सारे बंद करवाए थे अपने राजपाट के दौरान। तो याद क्या रखना है, दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा राजा था जिसने शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग व जुआ खेलने बंद कर दिया था? उन्होंने ना अपने जहां पर उन्होंने अपना राजपाट जो राज सिंहासन था उससे कहीं दिल्ली दूर में एक कुआं खोद दिया था। जो भी ये शराब हराब पिएगा, भांग हांग पियेंगे और ये चर्च का धंधा करेंगे उसको वो कुएं में धकेल देता था दोस्तों, ठीक है। तो पहला शासक जिसने मद्यपान निषेध करने वाला था, तो याद रखना है पहला शासक जिसने मद्यपान निषेध लागू किया दिल्ली में तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति कह सकते हो या इन्हीं को 4 मित्र भी कह सकते हो। तो अलाउद्दीन के 4 सेनापति के नाम आपको हर हालत में याद रखने हैं। पहला उल्लुक खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा जफर खां, चौथा आपका अलपत खां और पांचवा बाद में मलिक काफूर बना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले उल्लुक खां, नुसरत खां, जफर खां, अलपत खां और मलिक काफूर जो दास हुआ करता था बाद में सेनापति बन जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहते हैं। मलिक काफूर को क्या कहते हैं दोस्तों? 1000 दिनार कहते हैं क्योंकि इसे 1000 दिनार में या 1000 सिक्के में खरीदा गया था, इसलिए इसको हजारा दिनारा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चित्तौड़गढ़ अभियान कब किया? 1303 में किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ अभियान कब किया? 1303 में किया। यहाँ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था इस टाइम पीरियड पर? राणा रतन सिंह था, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पुस्तक लिखी है पद्मावत। कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? पद्मावत। तो पद्मावत में दोस्तों इन चीजों का उजागर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने संभवतः राणा रतन सिंह की अनुपम सुंदरतम पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, ऐसा बताया गया है इस पद्मावत पुस्तक में, ठीक है दोस्तों। नहीं तो आप पद्मावत मूवी देखिए, पूरा रामायण महाभारत समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। कहीं ना कहीं पूरा जब दक्षिण विजय अलाउद्दीन कर रहा था तो उस दक्षिण विजय में दोस्तों आपका होयसल कह सकते हो, ये पूरा देवगिरी अभियान, ये सारे के सारे में मलिक काफूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो दक्षिण विजय में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी मदद की थी। कहीं ना कहीं पूरा श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है दोस्तों। देवगिरी अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देवगिरी अभियान कब किया अलाउद्दीन ने? तो 1307 से लेकर के 1308, कहीं कहीं आपका एग्जैक्ट डेट दिया होगा 1308 में, ठीक है दोस्तों। तो मलिक काफूर का यह पहला अभियान था देवगिरी अभियान, जो उसने जीता भी था, ठीक है दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो आपको क्या याद रखना है, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था, प्रताप रुद्रदेव ने। और कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकला है दोस्तों, तो गोलकुंडा हैदराबाद की खान से निकला दोस्तों। तो आपको क्या याद रखना है, हैदराबाद गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकला था, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम कोहिनूर हीरे का उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय पे ही मिलता है। तो याद क्या रखना है आपको, सर्वप्रथम कोहिनूर का हीरे का उल्लेख कब मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है। वर्तमान में कोहिनूर हीरा ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है, लंदन में, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट आप अभी तक याद रखेंगे, ठीक। कोहिनूर के हीरे पर हम डिटेल से वीडियो लाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख विभागों पर, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दीवाने ए विजारत, दीवाने ए विजारत दूसरा, दीवाने ए आरिज तीसरा, दीवाने ईसा इंसा या ईसा, दीवाने ए रसालत। आपको क्या सवाल पूछाएगा, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन ने कौन से विभाग की स्थापना नहीं की थी, ठीक है दोस्तों। और वहीं आपको सवाल इस तरीके से भी बनेगा कि दीवाने विजारत निम्न में से क्या होता था, वित्तीय विभाग कहते थे, सैन्य विभाग कहते थे, सचिवालय, विदेशी। तो जो दीवाने विजारत होता था दोस्तों, वो होता था आपका वित्तीय विभाग, और दीवाने आरिज सैन्य विभाग, और दीवाने इंसा सचिवालय, और दीवाने रसालत विदेशी विभाग हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। आपको ये बात याद रखना है हर हालत में, क्योंकि मिलान करिए में ये बार बार सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं लंबी वीडियो। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, टेलीग्राम पे मैं नोट्स भेज देता हूं दोस्तों। मैं साथ में करंट अफेयर जो आपको एक सुबह देता हूं, ठीक है दोस्तों, उसको भी आप बारी बारी की तरह से देखें दोस्तों। जल्द ही विंटर ईयरबुक के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।